नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। लेकिन आज चर्चा होनी है विनोद दुआ की और स्वरा भास्कर की। क्यों होनी है इनकी चर्चा? विनोद दुआ के खिलाफ आपको पता है एक मुकदमा दायर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व पत्रकार हैं नवीन कुमार। उन्होंने विनोद दुआ के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। और स्वरा भास्कर के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर अभी इस वक्त, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं। अरेस्ट स्वरा भास्कर टॉप ट्रेंड दिख रहा है इस वक्त। 84,000 लोग उसको ट्वीट कर चुके हैं। क्या किया है स्वरा भास्कर ने, क्या किया है विनोद दुआ ने, ये सवाल है। और सवाल यह है कि क्या बात सिर्फ विनोद दुआ की या स्वरा भास्कर की है। इसी पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा, आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया या कब नया लाइव आया है। और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें। अब मैं बात शुरू करता हूं विनोद दुआ की। विनोद दुआ का जिक्र आज उन्होंने क्या किया है इसमें आए, उससे पहले जरूरी है ये बात करना कि विनोद दुआ क्या चीज है। विनोद दुआ के बारे में मैं, अगर आप कहें कि मैं विनोद दुआ का फैन हूं, उनका प्रशंसक हूं, उनका समर्थक हूं, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं विनोद दुआ को एक पुराने पत्रकार के तौर पे जानता हूं, बल्कि पत्रकार भी वो एक समय में आकर बन गए। दरअसल वो टेलीविजन प्रोफेशनल रहे हैं। और विनोद दुआ को बहुत सारे लोग जानते हैं इस देश में। जब दूरदर्शन पर वो एक प्रोग्राम किया करते थे, सुबह सुबह उनका एक प्रोग्राम आता था मेट्रो चैनल पर। एक मॉर्निंग शो जैसा होता है, हल्का फुल्का वैसा होता था, उसमें वो लोगों से बात करते थे। उसके बाद वो चर्चा में आए जब उन्होंने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था प्रश्न व्यूह। जनवाणी और प्रश्न व्यूह दो कार्यक्रम उसमें हुए। इन कार्यक्रमों में वो भारत सरकार के मंत्रियों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, उनके सामने सवाल रखते थे, भीड़ होती थी, एक लाइव ऑडियंस के साथ ये प्रोग्राम हुआ करते थे। बहुत उस वक्त एक ही चैनल था इस देश में, सबको वही चैनल देखना होता था, तो जाहिर है ये बहुत पॉपुलर थे, खूब देखे जाते थे। और इस देश में लोग विनोद दुआ की हिम्मत की दाद देते थे कि साहब कितना बड़े बड़े मंत्रियों को लाकर और कितने शानदार सवाल पूछते हैं। अब इस पर सवाल उठ सकता है कि वो सवाल कितने असली कितने नकली होते थे, या क्यों उनको ये हिम्मत आई थी कि वो सवाल पूछ सके। इसके बाद विनोद दुआ ने जो टेलीविजन में बड़ा काम किया मेरी समझ से, और मेरा ख्याल है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का। ये दोनों लोग मिलकर एक टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम इन्होंने बनाना शुरू किया था। ये 1984 से 1987 के बीच में कभी आया है, मुझे एग्जैक्ट तारीखें याद नहीं है, मेरे बचपन का वक्त था, मैंने उसको देखा है। न्यूज लाइन उस प्रोग्राम का नाम होता था। और उसने पहली बार टेलीविजन पर असली पत्रकारिता की शुरुआत की है। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, शक नहीं है। मैंने पहली बार टेलीविजन पर जिसको असली न्यूज कहते हैं वो उसी प्रोग्राम में देखी। ये वीकली प्रोग्राम था, कुल 13 हफ्ते चला। 13 हफ्ते के बाद सरकार ने उसको बंद करवा दिया और संसद में बहुत हंगामा हुआ कि कैसे किसी प्राइवेट पार्टी को इस तरह का प्रोग्राम बनाने की इजाजत दी जा सकती है सरकारी चैनल पर। और ये चैनल, ये प्रोग्राम बनाने वाली कंपनी थी आनंद बाजार पत्रिका का एक टेलीविजन कंपनी आम था, जिसका नाम था टेलीविजन बाजार। टेलीविजन बाजार एबीपी चैनल अब जो कंपनी चलाती है, आनंद बाजार पत्रिका और टेलीग्राफ अखबार निकालती है, उनका था। उसमें एमजे अकबर संडे मैगजीन के संपादक होते थे, टेलीग्राफ अखबार के संपादक थे वो। और वो इसीलिए उस प्रोग्राम के एंकर भी थे और संपादक भी थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एंकर थे। वो खबरें पढ़ते थे जिनको टीम बना के लाती थी। और विनोद दुआ चीफ प्रोड्यूसर थे उस प्रोग्राम के। वहां से भारत में टेलीविजन पत्रकारिता की धारा बनी है, धारा बदली है, ये आपको सबको पता होना चाहिए जो लोग नहीं जानते हैं। पिछले कुछ वक्त से हम विनोद दुआ को एक नए रूप में देख रहे हैं। हमने उनको वायर पोर्टल के साथ जुड़े हुए देखा। उनके वीडियो जन की बात नाम से, पहले जन गण मन की बात से के नाम से आए, फिर जन की बात के नाम से आए। आजकल वो HW टीवी पर एक प्रोग्राम किया करते हैं। इस बीच उन पर एक मी टू का इल्जाम भी लगा है। ये भी यहाँ पे मैं साफ करूं, बताना इसलिए जरूरी समझता हूं
कि फिर आपके मन में ये ना आए कि विनोद दुआ का मैं कोई समर्थक हूं। उन पर एक मी टू का इल्जाम लगा, जिसके बाद उन्हें वायर से छोड़ना पड़ा, उनको हटाया गया या उन्होंने छोड़ दिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहां से वो बाहर हो गए। अब वो HW टीवी पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिस प्रोग्राम को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ है। विनोद दुआ के उस मी टू मामले का क्या हुआ, उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है मैं नहीं जानता हूं। उसमें जिन एजेंसियों को अपना काम करना है उन्हें करना चाहिए, मेरा यह मानना है। उनके खिलाफ केस बनता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह ये जो मामला है, अब ये मामला है नवीन कुमार जी ने जो केस लिखवाया है विनोद दुआ के खिलाफ, वो ये है कि उन्होंने जो दिल्ली दंगों की अपनी कवरेज की है उसमें इस अंदाज में बात की है जिससे वो जनता को भड़का रहे हैं। तो ये जनता को भड़काने का इल्जाम उन पर लगाया गया है। और एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। उस एफआईआर को मैंने देखा और नवीन जी की बात भी मैंने सुनी है। नवीन जी का कहना है कि साहब वो दरअसल इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है। उनका कहना है कि ये जो इन लोगों को जिम्मेदार बताया गया है ये ठीक नहीं है, और इन पर इन्होंने जो चार्ज लगाए हैं उनकी तरफ से ये सेक्शन 290, 505 और 505(2) आईपीसी की धाराएं हैं। इनके तहत इन पर एक केस रजिस्टर किया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके बाद इसमें जो बताने वाली बात है, पहली जो धारा है 290, वो तो खास नहीं है। वो धारा ऐसी है कि उसपे 200 रुपए का जुर्माना होता है अगर वो साबित हो जाती है। जो उसमें सजा है वो 200 रुपए का जुर्माना है। वो है न्यूसेंस फैलाने का, या आप कहें गड़बड़ी करने का आरोप है, अफरा तफरी मचाने का आरोप है। और ऐसी न्यूसेंस जो किसी कानून की किसी और धारा में कवर नहीं हो रही है, वो न्यूसेंस का इल्जाम इस धारा के तहत कवर होता है। और 505 और 505(2) जो हैं, ये दोनों में होता यह है कि ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं। इनमें सीधे आप थाने में जमानत नहीं करवा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा अदालत में, वहां से आपको जमानत लेनी पड़ेगी। हालांकि इनके भी साबित हो जाने पर अधिकतम 3 साल, या अब उसमें शायद बदलाव के साथ 6 साल हो गया है, ये सजा होने का प्रावधान है। लेकिन विनोद दुआ पर इल्जाम लगना, सवाल ये नहीं है कि क्यों लगा कैसे लगा, सवाल ये है उन्होंने क्या किया। मेरा मानना है कि उस पर पुलिस अपनी जांच करे, कार्रवाई करे। मैं उस मामले पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने सच बोला झूठ बोला। इसी तरह स्वरा भास्कर पर इल्जाम लग रहे हैं। स्वरा भास्कर के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि स्वरा भास्कर ने इस तरह के भाषण दिए थे जिनसे दिल्ली में दंगा फैला है। और ये जो सफूरा जरगर, जिनके बारे में आपको पता होगा, सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं और उन पर शाहीन बाग आंदोलन में शामिल होने का और एनटीसीए प्रोटेस्ट में शामिल होने का आरोप है, जिसके इल्जाम में वो जेल में है। और वहां से उनको जमानत नहीं दी गई है, जबकि उनको एक इन्फेक्शन है ऐसा जिसकी वजह से उनके जो गर्भ में बच्चा है उसको खतरा हो सकता है। उसको लेके भी तमाम तरह के ऑनलाइन आंदोलन ट्विटर पे चल रहे हैं। ये सफूरा जरगर के खिलाफ एक तरह का, जिसको कह सकते हैं, चरित्र हत्या का बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चल रहा है। लेकिन प्रश्न न विनोद दुआ का है, न स्वरा भास्कर का है, न सफूरा जरगर का है। ये प्रश्न है उन लोगों का जो किसी भी तरह की आवाज उठाना चाहते हैं। विनोद दुआ जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मुझे कोई खास इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं। अगर गलत है तो जो नवीन कुमार ने केस किया है, मुझे लगता है ठीक है, किया है आपने। उस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी गड़बड़ी है, हालांकि मैंने एक बहुत अच्छे जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछा कि ये जो मुकदमा दायर हुआ है, इसमें जो इल्जाम लगाए गए हैं, ये आपको कैसे दिखते हैं। तो इस पर उनका जो जवाब आया है वो मैं आपको बता दूं। उनका कहना है कि रिडिक्यूलस एफआईआर है। रिडिक्यूलस मतलब बिल्कुल वाहियात एफआईआर है। वीडियो में विनोद दुआ ने जो कुछ कहा है वो किसी भी तरह से स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, यानी आप अपनी कल्पना शक्ति को कितना भी दौड़ा लें,
उस हिसाब से भी उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सनालिटीज, यानी जो व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टीज और जो राजनीतिक शख्सियत हैं, ये इस अंदाज में डिफेमेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए, आप डिफेमेशन डिफेमेशन चिल्लाने लगे, ये ठीक नहीं है। और विनोद दुआ ने जो कुछ कहा है उसमें कहीं भी हिंसा भड़काने का कोई काम उनकी तरफ से या नफरत भड़काने का कोई बयान उनकी बातचीत में शामिल नहीं है। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, विनोद दुआ का वीडियो अवेलेबल है। और आज की तारीख में दरअसल जो चाहिए और जो इन्होंने कहा है, हमारे मित्र वकील साहब हैं, इनकी किताब है मेरे सामने। इस किताब के लेखक हैं, आपको मैं ये भी बता दूं साथ में, ये किताब है द ग्रेट रिप्रेशन। इसके लेखक हैं चित्रांशुल सिन्हा। उनसे मैंने ये राय मांगी थी कि क्योंकि मुझे पहले लगा कि शायद विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा भी हुआ होगा। इस तरह के मामलों में राजद्रोह का मुकदमा सबसे पहले हो जाता है कि ये देशद्रोही है। तो गनीमत यह है कि देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन ये राय चित्रांशुल सिन्हा की महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो इस विषय को गहराई से पढ़ते हैं, और इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आपकी इस विषय पे क्या राय है। उनका भी कहना है, मेरा भी कहना है कि दरअसल इस वक्त जो पत्रकार हैं, जो अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक ज्यादा सुरक्षा की, एक ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। वरना ये इस अंदाज में कोई कहीं किसी थाने में जाकर कभी किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवा दे। मैं जो बोल रहा हूं इस पर मुकदमा लिखवाया जा सकता है। हमारे अनेक साथी ऐसे हैं जो इस वक्त इस तरह का काम कर रहे हैं। और जब हम किसी अखबार में, बड़े अखबार में, बड़े टेलीविजन चैनल में नौकरी करते थे और वहां कुछ हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए, तो वहां एक बड़ा भारी लीगल डिपार्टमेंट भी होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है, आपके लिए मुकदमा लड़ता है, और आप जाते हैं। इसके बावजूद एक पुराने संपादक है मेरे, उनका कहना है कि मैंने बहुत सारे ऐसे मुकदमों में मैं हाजिर हुआ हूं, और मुझे पता है कि एक मुकदमे में हाजिर होना कितनी तकलीफ से गुजरना होता है। आपको वहां उसी अंदाज में पेश होना होता है जिस अंदाज में कोई चोर डकैत पेश होता है, और जज साहब आपके साथ उसी अंदाज में पेश आते हैं। वो आप संपादक हैं, इसका लिहाज उनको नहीं होता है। वो तो आप एक अपराधी हैं और उसी अंदाज में सीधे खड़े हो जाओ, इस अंदाज में आपके साथ व्यवहार होता है। और तो ये एक एक तरह से दबाव की टैक्टिक्स है जो आवाज को बंद करने के लिए, दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये तमाम मामलों में हो रहा है कि हम कैसे जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज पे लगाम कसें। और इसके लिए जरूरी है कि आप सब, पूरा देश इस बात को थोड़ा गंभीरता से सोचे, इस बात पर विचार करे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई लोग जो आवाज उठा सकते हैं, अभी क्या है, जो बड़े संस्थान हैं वो नियंत्रण में हैं, उनको सरकार विज्ञापन देती है, उनको सरकार तरह तरह की सुविधाएं देती है, तो सरकार ने उनकी टोटी भी अपने हाथ में ले रखी है, कब कम कर दो, कब ज्यादा कर दो। और इस तरह से किसी भी संस्थान के अंदर रहकर सरकार के खिलाफ कुछ बोलना संभव नहीं है आसानी से। थोड़ा बहुत कभी कभी दिखावे के लिए हो जाता है, लेकिन निरंतर नहीं हो सकता है। तो प्रिंट मीडिया यानी अखबार और टेलीविजन ये अब नियंत्रण में है। अब कौन नियंत्रण में नहीं है? हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जो ट्विटर पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं, या यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। तो अब ये नया तरीका निकला है कि अब आप इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, इनको फंसाइए, इनको परेशान कीजिए, इनको हैरेस कीजिए, हो सके तो जेल में डाल दीजिए। संभव है कि विनोद दुआ एक बड़े पुराने मशहूर पत्रकार हैं, उनको शायद जेल न जाना पड़े, लेकिन तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो उस स्टेचर के नहीं हैं, जिनके जेल जाने पे उतनी बड़ी खबर नहीं बनती, उनको भी हिफाजत की जरूरत है। इसीलिए कहता हूं कि ये आप स्वरा भास्कर का सवाल मत समझिए, इसको आप विनोद दुआ का सवाल मत समझिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। और इस पर मैं बशीर बद्र की लिखी हुई 4 लाइनें सुनाऊंगा। उससे पहले एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी भी बजा दें और लाइक का बटन भी दबा दें, आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया।
या कब मैंने नया लाइव किया। और अब बशीर बद्र की वो 4 लाइनें। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। ये स्थिति न आए, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है, ये कहने में मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये किसी का भी घर हो सकता है। ये घर आज आपको लग रहा है कि विनोद दुआ का है, स्वरा भास्कर का है, किसी और का हो सकता है। कल को ये घूमते हुए ये आग हर तरफ पहुंचेगी। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त हर आदमी जो सोचता समझता है वो आवाज उठाए इस तरह की चीजों के खिलाफ। धन्यवाद। नमस्कार।